नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान के तौर पर सीतापुर से सांसद राकेश राठौर मौजूद हैं। आज उनसे तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके हम जवाब लेंगे और जानेंगे कि उनका राजनीतिक सफर कैसा चल रहा है और वो जिस पार्टी में है वहां पर उनको कितना सम्मान मिल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, तमाम जगहों पर रहकर उन्होंने राजनीति की, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में है, वहां से सांसद हैं और यहाँ पर उनका सफर किस तरह से चल रहा है। राकेश राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उपचुनाव आ रहे हैं, अभी गहमा गहमी हो सकता है कि आज चुनाव की डेट भी आ जाए और घोषणा होने जा रही है उपचुनाव की। क्या उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस के लिए उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि महज दो विधायक हैं, अब सांसद 6 हो गए हैं भले गठबंधन के साथ आपके। देखें, जहां तक मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के लोगों में कांग्रेस के प्रति बहुत लगाव बढ़ा है और ये लोग हम लोग अपने चुनाव में देख रहे थे। बहुत कम समय में हम लोगों को टिकट के बाद चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन इन लोगों का अपना स्वयं का लगाव था, कांग्रेस के प्रति रुझान था कि 5,31,000 लोगों ने वोट दे के साथ दिया। ये जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा से इस देश का जो माहौल बदला और साथ में जो कांग्रेस का वो न्याय पत्र था, जो लोगों के समर्थन में कांग्रेस की जो नीतियां और घोषणाएं थी, उसको लोगों ने बहुत गहराई के साथ लिया और बड़ी अपेक्षाएं लोगों की थी। और जैसे वो किसान का कर्ज माफी, महिलाओं के खाते में, गरीब महिलाओं के खाते में आर्थिक सहायता, ये बहुत अंदर तक, बहुत निचले स्तर तक लोगों के मन में पैठ कर गई थी और लोग कांग्रेस का साथ देने का बिल्कुल मन बना लिए थे। अब वो अलग बात है कि 17 सीटों में कांग्रेस को लड़ने का मौका मिला, उसमें बहुत सी सीटें ऐसी थी जैसे गाजियाबाद, मथुरा, बनारस, ये सीटें ऐसी थी जो ज्यादा लड़ाई थी, अनुकूल नहीं थी। लेकिन हमको ये लगता है यदि सीट का ठीक से, इन 17 सीटों का ठीक से चयन हो जाता तो रिजल्ट इससे ज्यादा बेहतर आता। तो क्यों मान गए आप लोग? सवाल तो यही है ना कि क्या कोई मजबूरी रही कि अखिलेश यादव के सामने घुटने टेकने पड़े आप लोगों को? अब ये हमारी पार्टी का नेतृत्व है, जो बड़ा नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो क्या तय किए, किस तरीके की बात हुई, ये मेरे विषय से ऊपर का विषय है। लेकिन जो माहौल की बात आप कर रहे थे, उस माहौल के लिए मैं बता रहा हूँ कि लोगों का समर्थन कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा अप्रत्याशित बढ़ा है और मैं तो यही चाहूंगा कांग्रेस अपने विचारों को लेके मजबूती के साथ लोगों के बीच रहे। लोग बदलाव चाह रहे हैं। नहीं, जो ये चुनाव हुए लोकसभा के, आपको क्या लगता है गठबंधन नहीं होता आप लोग कितनी सीटों पर विजय हासिल कर सकते थे? जिस तरह का माहौल की बात बता रहा है कि बयार चल रही थी, खटाखट पैसा आने की बात थी, लोग जमीनी स्तर तक जुड़े थे कांग्रेस से, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल पक्की सी बात है, जाहिर सी बात है कि 6 से कई गुने ज्यादा होते। अगर ये कंडीशन आती तब की बात मैं कर रहा हूं, तो 6 से ज्यादा एमपी जरूर होते कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तो झंडा बरदारी करते फिर रहे हैं कि कांग्रेस की 6 सीटें हम लोगों के गठबंधन की वजह से आ गई, नहीं तो शायद पिछली बार एक थी, उसके बाद अब की जीरो ही होती। कहने का कोई क्या कह सकता, राजनीति में सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए कि यदि, ये तो अलग बात, बहुत स्वाभाविक बात है, बहुत अच्छा है कि गठबंधन हुआ और एक बड़ा वोट बैंक साथ आया। लेकिन यदि ये गठबंधन ना भी होता और अगर अकेले कांग्रेस अपनी विचारों के ऊपर लड़ती, अपनी नीतियों के ऊपर लड़ती, तो परिणाम बेहतर होता। नहीं, कैसे बेहतर होता, यही तो जानना चाह रहे हैं भाई। प्रियंका गांधी को आपने 2022 के चुनाव में प्रभारी बनाया यहाँ का, जगह जगह वो गई और पहले ज्यादा आपके विधायक थे, अब महज 2 बचे हैं, तो उसमें तो कमाल नहीं कर पाए आप विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा में कैसे उम्मीद कर रहे थे कि आप जो है वो कर लेते? देखिए ऐसा है, ये जो फिगर है, संख्या है कम और ज्यादा की जी, ये बहुत मायने नहीं रखती है। कभी भारतीय जनता पार्टी 2 एमपी लेके आती थी, फिर उनके बहुत बढ़ गए, फिर उन्होंने 400 पार का, आज घट गए। तो 2 एमएलए से हम इस बात को नहीं जोड़ सकते कि 2 एमएलए आज पार्टी में कल क्या होगा। माहौल बदलते, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों का विचार बदलते देर नहीं लगती है।
लोग भारतीय जनता पार्टी से बेहद हताश हैं, निराश हैं, ऊबे हुए हैं। अब जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ विकल्प बन के आएगा, ये दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम पछाड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, तो लोग उसका साथ देंगे। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर राहुल जी हैं, जो ये साफ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोकने के लिए वास्तव में ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा तो हमारे जननायक राहुल जी हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 5 सीटें आपके प्रदेश अध्यक्ष ने मांगी कि 5 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी वाली थी वो हमको दे दी जाए, और समाजवादी पार्टी जो है वो 5 सीटों पर वो लड़ ले चुनाव। लेकिन अखिलेश यादव किसी भी सूरत में तैयार नहीं, कह रहे हैं 2 से ज्यादा हमारे पास है नहीं, और जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। आज उनके एक नेता ने फिर बोला भारत समाचार पे कि क्षमता के हिसाब से बंटवारा होगा, 2 सीटें देना चाह रहे हैं। संतुष्ट हैं आप लोग 2 सीटों पर? ये तो नेतृत्व के ऊपर है, ये हम लोगों की इच्छा या संतुष्टि के ऊपर नहीं, ये तो नेतृत्व के ऊपर है कि नेतृत्व हमारा क्या तय करता है, सब लोग मिलके क्या तय करते हैं। जो भी सीटें मिलेंगी, हम लोग तो फिलहाल 10 को ही लक्ष्य मान के चल रहे हैं कि 10 पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, उनको पराजित करना है। अभी इस वक्त आप कांग्रेस से सांसद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। क्या कमियां ऐसी रही कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आपके दूसरों दलों को सहारा, जबकि सत्ता में थे ये लोग, इसके बाद आपको छोड़ना पड़ा, क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा जी। भारतीय जनता पार्टी मेरी वो जो सीतापुर सदर की सीट है, वहां पे बहुत दिन से उसको जीत नहीं मिल रही थी, और किसी ऐसे चेहरे की तलाश में थी, कोई ऐसे गणित की तलाश में थी कि जो वहां से उनको जीत दिला दे। और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट मेरे यहाँ सीतापुर मेरे घर भेजा। मैं टिकट लेने नहीं गया था, यह अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, वास्तविकता है। और टिकट लड़ने के साथ उन्होंने एक मोटी रकम भी चुनाव लड़ने के लिए भेजी, और 25,000 वोटों से वो मैं चुनाव जीता। मेरे लिए संविधान पहले था, लोकतंत्र पहले था, भारतीय जनता पार्टी के जयकारा मेरे लिए कोई विषय नहीं था। और जब संविधान के ऊपर हमला हो रहा था, लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात हो रहा था, तो मेरे लिए किसी भी पार्टी में होना ना होना माने नहीं रखता है। संविधान को बचाना और लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाना मेरी प्राथमिकता थी, जो काम मैंने किया। तो सिर्फ संविधान की वजह से आप अलग हुए कि संविधान पे कुठाराघात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, या इसके पीछे और भी कई वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आपकी काट में लग गए थे? काट वहां थी नहीं जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी में थे कहाँ। भारतीय जनता पार्टी की तो हम आवश्यकता थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमको बुला के टिकट दिया, हमारे भेज के टिकट दिया, तो हमारी काट नहीं थी, काट बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन बात यह थी कि जब जिस समय देश के अंदर कोरोना में लोग मर रहे थे, लाशें उठाने वाले लोग नहीं थे, त्राही त्राही थी, बच्चों के पैरों में, महिलाओं के पैरों में छाले पड़े थे, हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे, बड़ा द्रवित करने वाला सीन था। तमाम आपके चैनल पे और तमाम चैनलों पे दिखाई पड़ रहा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि थाली थाली बजाओ, स्वागत करो। कल्पना के बाहर की बात है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश एक भयंकर त्रासदी से जूझ रहा था, और देश का नेतृत्व करने वाला लोगों से कहे कि थाली थाली बजा के स्वागत करो लोगों का। तो इतनी हास्यास्पद स्थिति में फिर वहां जयकारा बोलना और माना रहना लाजमी नहीं था। तो इन्हीं बातों का हमने विरोध किया। या रही इसी तरीके से बहुत सी बातें थी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन की थी, विधायकों का मतलब गौड़ कर दिया गया, आज भी है। आज इनके विधायक से कोई काम कह के देखिए तो कहता भैया विधायकी बचने दीजिए, काम नहीं करा सकते। इतनी लूट है आज उत्तर प्रदेश के अंदर कि मैं समझ रहा हूँ अधिकारियों के लिए इतने इससे बेहतर मतलब बिल्कुल स्वर्ग सा महसूस करते हैं। हमारे यहाँ मैं जब विधायक रहा, हमारे यहाँ एक एसडीएम, एक सीओ इतनी रकम लूट के गए, इतनी रकम लूट के गए कि शायद जिंदगी में दोबारा इतनी रकम पैदा नहीं कर पाएंगे, इतना भूमाफियाओं से उनका साठगांठ था। तो ये जो लूट का राज था, विधायक मूक दर्शक बना रहे और अधिकारी लूट रहे थे, जमीनों में नहीं, तो साझेदारी। इसके पीछे किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? नेतृत्व जिम्मेदार है, पार्टी की नीतियां जिम्मेदार थी, पार्टी के जिम्मेदार लोग जिम्मेदार थे इस बात के लिए। और पार्टी के नेतृत्व को जब ये बात नहीं पता है कि विधायक चुन के क्यों आता है, विधायक चुन के आता है इसलिए है कि वो क्षेत्र की समस्याओं को उठाए, अनैतिक कार्यों को रोके और प्रशासन के ऊपर उसका दखल हो,
नाजायज नहीं, लेकिन जायज बातों के लिए तो दखल हो। लेकिन यहाँ पे विधायकों का हाल ये था कि आज भी आपको पता होगा, विधायक कोई जायज बात कह के कह दे नहीं होगा, तो जहां मुख्यमंत्री के आदेशों को नीचे वाले नहीं पालन कर रहे अधिकारी, तो विधायक क्या होता है? तो जब विधायक रह के भी अगर हम अपने लोगों की लड़ाई ना लड़ सके, तो उससे बेहतर है कि फिर उस दल का छोड़ देना या उसके विरोध करना था। वही मैंने किया। अखिलेश यादव के साथ रहे आप, क्या वजह रही कि अखिलेश यादव का भी दामन आपको छोड़ना पड़ा? मैं पहला विधायक था जो छोड़ के पहले पार्टी ज्वाइन की थी। उस समय मेरा कार्यकाल चल रहा था, मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अखिलेश जी ने बड़े सम्मान के साथ बगल में बैठा के मुझको पार्टी ज्वाइन कराई। अब हमको ये लग रहा था मैं 25,000 वोटों से जीता हूँ, तो उस जगह पे मेरा दावा बनता है और मेरी बात को सम्मान पूर्वक सुना जाएगा, लेकिन वो हो न सका। फिर भी मैं पार्टी में बना रहा। फिर नगर पालिका जैसी छोटी चीज के लिए भी उन्होंने खुद स्वयं वादा किया कि आप लड़ो जाके। ये भी पूछा कौन हो सकता है, हमने नाम लिया जो था, तो कहा कि अब उसको नहीं लड़ाएंगे। मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा अब उसको नहीं लड़ाएंगे कोई चुनाव। उसके बावजूद 7-8 दिन तक रोज आजकल आजकल आज कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे। इतने बड़े नेता से इस तरीके की अपेक्षा बहुत दुखदाई थी, लेकिन मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी ने हाथ बढ़ा के हमारा साथ दिया और मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे उत्तर प्रदेश की जाति को सम्मानित किया। आज मैं अभी करहल में कार्यक्रम पीछे भी करके आ रहा हूँ, तो जात के लोगों ने से पूछा था क्या आपने कल्पना की थी कि आपके इस तेली जात का कोई एमपी भी हो जाएगा इतनी जल्दी? तो लोगों का नहीं। कांग्रेस पार्टी ने आज साथ दिया। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए खून के एक एक कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। यही वजह रही आपके चुनाव में। लेकिन ये देखने को मिला कि ना तो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे आप, ना तो अखिलेश यादव गए, ना राहुल गांधी गए। कौन सा ऐसा मंत्र मारा कि 1 लाख वोट के लगभग आपकी जीत जो है वो हुई? लोग चुनाव लड़ रहे थे भाई साहब, लोग चुनाव लड़ रहे थे। और जिस व्यक्ति के खिलाफ मेरा चुनाव था वो 4 बार से सांसद रहे, 2 बार बीएसपी, 2 बार बीजेपी। और मैं बहुत साधारण पृष्ठभूमि से हूँ। मेरा चुनाव लोगों ने लड़ा और अपने आप में राकेश राठौर बन के लड़ा, तो कोई हमको कोई कमी नहीं लग रही थी किसी चीज की। जब लोग ही चुनाव लड़ने लगे तो कोई कमी नहीं रह जाती है, और उसी का परिणाम रहा कि अच्छे वोटों से सफलता मिली। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी कमजोर स्थिति में रही है, अब 6 उसके एमपी हुए हैं, यहाँ से 2 विधायक हैं। तो लगता है कि 27 तक ये गठबंधन बना रहना चाहिए, आपके ख्याल से क्या? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, गठबंधन हो कितनी सीटों पे है, किसके साथ हो, ये तो सारा निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना है। लेकिन मैं अपने प्रदेश नेतृत्व से बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ और हम लोगों का प्रयास है कि हमको लड़ाई लड़नी चाहिए लोगों के लिए। स्वतंत्र जब हमारे नेता राहुल जी आज पूरे देश के अंदर घूम घूम के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा अपना जीवन अर्पित किए हैं लोगों के लिए, तो हम कार्यकर्ताओं का भी फर्ज बनता है कि लोगों की लड़ाई के लिए हम लोग सीधे मैदान में होना चाहिए, कि बिना किसी गठबंधन के। गठबंधन की बात नहीं। हमारे लिए पूरा प्रदेश है और पूरे प्रदेश के लोग हमारे हैं, हमको उनके लिए लड़ाई के लिए मैदान में होना चाहिए। लड़ाई के लिए यानी कि अभी जो मौजूदा गठबंधन चल रहा है उससे हट के, यही तो कहना चाह रहे हैं आप? मेरा ये गठबंधन वाला विषय मैंने पहले ही अलग कर दिया कि ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कल किन सीटों पे गठबंधन हो, लेकिन तब तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि अभी मेरी सीट गठबंधन में जाएगी या मेरे पास रहेगी, ये उचित नहीं है। हमको पूरे उत्तर प्रदेश को अपना मैदान बना के पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर क्या कांग्रेस पार्टी को एक साथ पूरी ताकत के साथ उतरना चाहिए, आप ये मान रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, इसका मतलब यही हुआ कि किसी से गठबंधन नहीं होगा, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस खुद उतरे? हमारा कहने का मतलब है 403 सीटों पे हम कैसे छोड़ सकते हैं इस सीट को उस सीट को, और 403 सीटों पे हमारी लड़ाई तुरंत तैयारी चालू करनी चाहिए। फिर अलग बात है कि जिससे गठबंधन होगा लाभ तो उसको भी मिलेगा, और हम इस इंतजार में बैठे कि गठबंधन के बाद कौन सी सीटें मेरे पास आएंगी, तब हम लड़ाई की शुरुआत करेंगे तो हमारा नुकसान हो चुका होगा। हमको उत्तर प्रदेश भर को नजर में रख के, और हमारे नेता ने जब इतनी बड़ी बातें की हैं, जातिगत जनगणना की बात की है, जातिगत जनगणना छोटा मुद्दा है, इस देश के जीवन रेखा को परिवर्तित करेगा। ये जातिगत जनगणना इस देश की जीवन रेखा को परिवर्तित करेंगी।
एक बड़ी आबादी है जो अभी भी अभाव के जीवन में जी रही है, अभावग्रस्त जीवन है उसका। जातिगत जनगणना उनको दूसरी आजादी देगी। तो इतने बड़े मुद्दों के बावजूद अगर हम कुछ सीटों पे सिमट के लड़ें तो ये ठीक नहीं है। हमको तैयारी 403 पे करनी है। फिर अलग बात है कि गठबंधन क्या होता है, हमको कौन सी सीट मिलती है। नहीं भी वो सीट मिलेगी तो वहाँ हमारा जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, बात करिए ना, राहुल जी से बात किया आपने, चिट्ठी पत्री लिखेंगे कुछ क्या राहुल गांधी को? सब चल रहा है। जल्दी ही परिणाम आपके सामने होंगे। 403 सीटों पर, यानी नहीं, राकेश पूरे राठौर, उत्तर हाँ, प्रदेश पूरे में। उत्तर पूरे प्रदेश उत्तर में प्रदेश में। आप लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं, करेंगे? नहीं, 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 ये नहीं, ये नहीं, ये देखिए, ये आपकी बात है। पूरे उत्तर प्रदेश भर में हम लोग अपने संगठन को मजबूत करेंगे और 4 से 3 सीटों पे अपनी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का काम करेंगे। यानी मतलब गठबंधन होगा, लेकिन पूरे पे आप तैयारी, ये तो खैर सभी दल करते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। आप संसद में मौजूद थे, इधर बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। क्रीमी लेयर का एक कानून जो है वो आ गया, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। उसको लेकर क्या मानते हैं आप और आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी का एजेंडा साफ है। देश का वंचित तबका जिसको हक मिलना चाहिए। देश आजाद हुए 77 साल हो गए। अभी 77वें स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने कल मनाया और उसके बावजूद वो वंचित तबका अभी भी वंचित है। तो ये आरक्षण का लाभ, क्रीमी लेयर, जो कुछ भी है, ये उस वंचित तबके को मुख्य धारा में लाने के लिए ही है। अगर वो वंचित तबका मुख्य धारा में आने से रोकने के लिए कोई भी कानून, कोई भी नियम हो तो उसको रोकना चाहिए और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए जो भी संभव प्रयास है वो करना चाहिए। ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं उनको जाति से जोड़ दिया जा रहा है सीधे सीधे। ये चीजें पिछले कई दिनों से, आपको अयोध्या की घटना हुई, उसके बाद फिर कन्नौज की घटना हुई, यहाँ गोमती नगर की घटना हुई, तो ये जो चल रहा है जात पे सीधे आ जा रहा है मामला। अपराधी को अपराधी न बनाकर किसी जात के साथ, किसी पार्टी के साथ ये जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये इनकी मानसिकता में है। ये इनकी मानसिकता में है। ये तोड़ो और राज्य करो की नीति पे चलते हैं। जातियों के बीच विघटन हो, जातियों के नाम पे लोगों को कमजोर करना है और देश के एक बड़े तबके को दास और गुलाम बनाना है ताकि उनके ऊपर राज कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी की अघोषित नीति है जो मुखट्टे के अंदर लगातार चलती रहती है। तो वो जातियों के आधार पर अपराधी बनाना, जातियों के आधार पर सजाएं दिलाना, जातियों के आधार पर लोगों को अपमानित करना, ये इनका मुख्य एजेंडा है। तो वो कोई नया काम इनके लिए नहीं है। ये नया काम नहीं मानते हैं इसको, तो क्योंकि आप तो साथी भी जी, रहे जी, हैं ना, जी, जी, तो बिल्कुल। आप जानते हैं ना, वो यही करते हैं। क्या एजेंडा बना के चलते हैं ये? जी, जी, ये एजेंडा रहता है कि अमुक जात को नीचा दिखाना है, अमुक जात के व्यक्ति को अपराधी बनाना, अमुक जात को, वो तो इनका काम है, लगातार चलता है। तो आप भी स्वामी प्रसाद मौर्य वाली लाइन पे चलते हैं क्या? ये ऐसा मुझे आभास हो नहीं, रहा है, हाँ? नहीं, नहीं, मैं किसी के ऊपर वो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता एमएलए था तब भी उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, उनके खिलाफ बोला और मैंने एक दिन सत्ता की परवाह नहीं की। सत्ता रहेगी या जाएगी, टिकट रहेगा या जाएगा। हम जिस दल के अंदर हैं, अगर हमको वहां कोई कमी लगती, बुराई लगती, गलत बात लगती है तो हमको वहां कहना चाहिए। अब दल छोड़ने के बाद फिर हम उस दल के खिलाफ बहुत कुछ लेके आ जाते हैं और दल के अंदर रहते हैं, फिर उतने दिन तक हमारी जबान बंद रहती है, तो ये उचित नहीं है। मेरा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, मैं वो बहुत बड़े नेता हैं और मैं बहुत छोटा सा वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मैं उनको लेके कोई बात नहीं कहूंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध मैंने दल के अंदर रह के किया है, दल छोड़ने के बाद भी किया, तो दल के अंदर रह के भी किया। आप लोगों पे एक आरोप और भी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर, कहते हैं बड़ा प्रोपगंडा किया कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है, और संविधान की किताब लिए लिए घूमते रहे राहुल गांधी जगह जगह पर, और पैसे की बात करते रहे कि 8,500 हर महीना पहुंचाएंगे महिलाओं के खाते में। कहा सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, इतनी ज्यादा जो सीटें आ गई वो सिर्फ झूठ के दम पे आ गई हैं। नहीं, 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 ये तो बिल्कुल झूठ वो बोल रहे हैं। सच बात यह है कि इन्होंने झूठ बोल कर थोड़ी सीटें अपनी बचा ली। हमारी सीटें आई हैं जो वो लोगों के समर्थन से आई हैं, लेकिन इनको जो सीटें मिल गई इत्तेफाक से इस बार, ये झूठ के सहारे ही मिल गई।
अगर इनका झूठ इतना बढ़िया लपेटा हुआ ना होता तो इनकी सीटें इस बार कम होती, सत्ता के बाहर होते। तो हम लोग झूठ की बात नहीं करते हैं। हमारे नेता ने बिल्कुल आईने के तरह सच कहा है, और जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आई वहां वो उनकी घोषणाएं लागू भी हो गई, वक्त के रहते, घंटों के रहते, दिनों के रहते हुए वो लागू भी की गई। तो हम लोग झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, हमारे नेता झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, तो ये तो इनका काम है। अखिलेश यादव को कैसा नेता मानते हैं आप? हम अपनी पार्टी के नेता के बारे में पूछें तो हम उनके बारे में बता सकते हैं। नहीं, हमको साथ तो यहाँ भी रहा है आपको हमको पुराना। हमको राहुल जी का साथ मिला, पार्टी के नेताओं का साथ मिला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का साथ मिला, और हमारा टिकट बड़ी विषम परिस्थितियों में हुआ। मेरे जैसे कमजोर पृष्ठभूमि का, सामान्य से पृष्ठभूमि का व्यक्ति आज सांसद बना, तो ये हमारी पार्टी के नेताओं की कृपा है और उनकी नज़र है कि उन्होंने हम जैसे कमजोर तबके के आदमी को लोकसभा के अंदर पहुंचवाने का कार्य किया है, जिसके लिए आजीवन आभारी रहेंगे। नहीं, अखिलेश यादव भी आपके गठबंधन के नेता तो है ही है ना, गठबंधन के साथी हैं। वही पूछ रहे हैं कैसे व्यक्ति हैं। नेता ठीक है, नेता अच्छे हैं, और नेता उनका जनाधार है अपना। जी जी बिल्कुल। और एक सवाल और था, ये जो सब संसद में आप लोग रहे, रोजाना नया हंगामा वहां पे देखने, एक वक्फ अधिनियम जो है वो पेश किया गया था वहां पे, उसके बाद वो प्रवर समिति को भेज दिया गया, उसकी जेपीसी बना दी गई, सब तमाम चीजें हुई। तो इस कानून को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि पूरे देश में इसको लेकर हंगामा मचा, और ये साफ तौर पर कई लोगों ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि एक तबके को टारगेट किया जा रहा जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक यही बात है। देखिए, वो इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। वहाँ केंद्र में वक्फ के ऊपर कानून लाके, विधेयक लाके, और उत्तर प्रदेश में नजूल के ऊपर विधेयक लाके, ये इस तरीके से काम कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो, लोगों के मौलिक अधिकारों के, संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो। आप बता दीजिए कि नजूल के तहत जिन लोगों को शहर बसने के लिए बसाया गया था, उनको बसाया इसलिए गया था कि शहर बसे, आज उन लोगों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। अब वही वक्फ का है। तो आप इस तरीके के नियम कानूनी लाते हैं कि जिससे इनका वोट बैंक बढ़े। उन लोगों को जिन्होंने अंधभक्त बना रखा है इन्होंने, उन भक्तों को मजा मिल जाए, उनको मजा आ जाए कि उसका नुकसान करा दिया। और सच बात ये, इसी नुकसान के तहत इनका नुकसान है। 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर नजूल का विधेयक इनको धूल छटा देगा। शेख हसीना भारत में आई, उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ और कहा कि हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, और खामोश हैं आप लोग। नहीं, कोई खामोश नहीं है, कोई खामोश नहीं है, कोई खामोश नहीं है। देखिए, अभी संसद बंद है, इस समय सत्र नहीं है, अभी शीतकालीन सत्र है। अगर कहीं भी अन्याय है, किसी जात पे, किसी धर्म पे, और किसी कम्युनिटी पे अगर अन्याय है और बोलने लायक हो, तो सब विषयों पे बोला जाता है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई थी, हमारे नेता लगातार बोले, वो भी तो हिंदू थे, वो लगातार बोल रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो लगातार वो लड़ाई लड़ने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी, उसमें कोई कमी थोड़ी रह जाएगी। और बांग्लादेश का निर्माण तो पता ही होगा किस पार्टी ने किया था, किस पार्टी के सहयोग के कारण हुआ था। तो इनको ये पता कर लेना चाहिए, झूठे प्रोपोगंडम नहीं पढ़ना चाहिए, कि इनको जो असलियत तो मालूम होनी चाहिए कि बांग्लादेश का निर्माण किसने कराया था। तो बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं के साथ अन्याय होगा तो वो पार्टी चुप रह जाएगी क्या? संभव नहीं है। कहते हैं चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों का काम अपराधियों का बचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कई बार जो है वो सदन में आया कि अपराधियों को संरक्षण देने के लिए जहां बुलडोजर चलता है वहां पे अपराधियों के लिए हाय तौबा मचाने लगते हैं आप लोग। नहीं, मैं जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के, तो आज सारा का सारा भारतीय अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में झंडा लगा के घूम रहा, फूल का झंडा लगा के घूम रहा सारा अपराधी। मैं दूसरा क्या बताऊं, मैं अपने असेंबली सीट की बात कर सकता हूं। जितना माफिया मेरे हैं, नामी माफिया, 200 के ऊपर हत्या, लूट और डकैती वाले माफिया, लिस्टेड माफिया, वो सब भाजपा ही है, भाजपा का झंडा लहरा रहा, मंत्री उनके दावत खाने जा रहे हैं। तो ये कौन कहता है कि अपराधी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? सबसे ज्यादा अपराधियों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख लिया, आप लोग तो आंकड़े रखते हैं,
उत्तर प्रदेश का जितना माफिया है, टॉप क्लास ग्लैमराइज, वो सब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए और भारतीय जनता पार्टी का खेवनहार बना घूम रहा। मेरे जितने नगर के अंदर जितने भूमाफिया, जितने मैं आप कहेंगे तो कभी नाम आपको दे दूंगा, सारे के सारे भाजपाई हैं। सारे के गाड़ियों पे भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, पूर्व वाले अभी जाते थे, उनके यहाँ बगलगीर हुआ करते थे। तो भारतीय, ये कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली सबसे बड़ी पार्टी है? और क्या हुआ वो अभी वो खिलाड़ियों के साथ कौन संरक्षण किसको दिया गया? हाँ, कौन दे रहा था संरक्षण? तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जवानें कहाँ चली गई थी? जब उनको उत्पीड़न करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर बने रहे, तब भारतीय जनता पार्टी का ये मुखौटा कहाँ था? तो अपराधी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में संरक्षित हैं, अपने को संरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप अपराधियों की बात कर रहे हैं और जब बुलडोजर की बात चलती है तो ये कहा जाता है जीरो टॉलरेंस चल रहा है उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री तो बाकायदा नाम लेकर जो है वो कहते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द कहते हैं आप ही लोगों को होता है। अभी ये तमाम पर्चे लीक हुए, परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, और जिन लोगों ने पर्चे लिख कर उनके कितनों के बुलडोजर चलवाया इन्होंने। यूपी के अंदर जितनी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन पे कितनों पे बुलडोजर योगी की सरकार ने चलवाए हैं, जरा ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, मुकदमे तो लिखे गए हैं, जेल में लेकिन भेजे उनके हैं। बुलडोजर नहीं चल रहे। हाँ, ठीक बात है। उनके बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। एक आदमी और धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाता है, उसके घर पे बुलडोजर भेज देते हैं। सीए एनआरसी के खिलाफ अगर चार नौजवान कहीं आक्रोश व्यक्त करते हैं तो उनके बुलडोजर चला जाता है। अब पूरे देश और प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ जो अपराध कर रहा है, परीक्षाएं लीक करा रहे हैं, उन परीक्षा माफियाओं के इनका बुलडोजर नहीं जाता है, तो ये तो अन्याय है। बड़ा हल्ला आप लोग मचा के रखते हैं कि दिल्ली और यूपी में बन नहीं रही है, क्या ये सच है? आप लोगों के पास बड़ी खबरें रहती हैं। पता नहीं, इसमें हम लोग नहीं जाते, लेकिन वो बने या ना बने, लेकिन 27 में नहीं बनेंगे, ये तय है। तो पूरा इनकी आश्वस्त है आप लोग? 100%, 100% आश्वस्त हैं कि 27 में नहीं बनेंगे। दिल्ली इनकी बन रही हो या ना बन रही हो, लेकिन 27 में इनकी नहीं बन रही, ये बिल्कुल तय है। इतना कॉन्फिडेंट होके कैसे कह रहे हैं? क्या नहीं, हम बात वही करते हैं जो जायज होती है। मेरे चुनाव में मैंने कह दिया था कि चुनाव आप जीत रहे हैं और चुनाव जीते, तो मैं बिल्कुल पक्का कह रहा हूं कि 27 में ये नहीं रहेंगे। आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम रहेंगे, हम रहेंगे। अखिलेश जी के साथ कि अकेले? ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। भारत समाचार की स्टूडियो में आने के लिए राकेश राठौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की और साफ तौर पर उन्होंने एक संदेश भी देने का काम किया कि कांग्रेस पार्टी को अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। गठबंधन किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।